दोस्तों अगले कुछ घंटे बेहद अहम होने वाले हैं पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि कल रात भारी बमबारी करने के बाद रूसी सेना कीव से थोड़ी ही दूर रह गई है। अहम इसलिए है कि क्या रूस यूक्रेन पर कब्जा करेगा या फिर जैसा पुतिन ने अपने बयान में कहा है कि हम कब्जा नहीं करना चाहते बल्कि इस सरकार को गिराना चाहते हैं, ये साफ हो जाएगा। रूस के पास फिलहाल दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। वो कब्जा भी कर सकता है लेकिन इससे रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए रूस वहाँ पर प्रो रशियन गवर्नमेंट बनाएगा जो कि उसके अनुसार चले। इसके लिए बकायदा रूस की तरफ से यूक्रेन में जो उसके समर्थक है उनके साथ गठजोड़ करना भी रूस ने शुरू कर दिया है। इसी के साथ अमेरिका द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति को इवैक्यूएट करने की बात कही गई है, जिसे यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ठुकराते हुए ये कहा है कि हम डरते नहीं हैं, आपको मदद ही करनी है तो हमें हथियार भेजें। एक तरह से इस समय यूक्रेन ने गोरिल्ला वार छेड़ दी है और अपने आम नागरिक वगैरह को हथियार लेकर रूस की सेना का सामना करने के लिए भेज रहे हैं और इस तरह की वॉर में काफी कत्लेआम होने की उम्मीद है। इसलिए आज का दिन सबसे भयानक होने वाला है। वहीं यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया गया है कि उसने रूस के IL-76 एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। साथ ही अमेरिका ने रूस के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और CDS पर पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा दोस्तों कुछ ही घंटे पहले UN सिक्योरिटी की इमरजेंसी मीटिंग में एक रेजोल्यूशन आया था। इसमें यूक्रेन पर हमला करने के लिए रशिया की निंदा का प्रस्ताव था। इसमें रशिया से कहा गया था कि यूक्रेन के अंदर से अपनी फौज को इमीडिएट वापस बुलाए। इसके लिए कल रशिया ने भारत से मदद भी मांगी थी कि हम उसके समर्थन में वोट करें। साथ ही अमेरिका ने इस बार भारत का साथ अपने लिए मांगा था। मैंने कल ही बताया था कि भारत इस समय धर्म संकट में फंसा हुआ है और अब भारत के एक्शन के बाद क्वाड पर भी संकट मंडराने लगा है, क्योंकि इस रेजोल्यूशन के अंदर UN सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग होनी थी। यह सभी जानते थे कि इसके खिलाफ रशिया वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा और इस रेजोल्यूशन का कोई महत्व नहीं रह जाता। लेकिन इससे यह जरूर पता लगता कि कौन देश किसकी तरफ है। अमेरिका की कोशिश थी रूस को आइसोलेट करने की और इस मीटिंग से पहले रशिया और अमेरिका दोनों के डिप्लोमेट ने भारत के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश भी की थी और दोनों चाहते थे कि भारत उनके पक्ष में वोट डाले। पिछली बार जब इस तरह का रेजोल्यूशन लाया गया था तो उसमें चाइना ने खुलकर रशिया का समर्थन किया था, वहीं भारत अनुपस्थित रहा था। लेकिन उस समय रूस ने यूक्रेन पर हमला नहीं किया था और उस समय हमारे वोटिंग न करने से इतना फर्क नहीं पड़ा था। मगर इस बार रशिया ने बुरी तरह से यूक्रेन को तहस नहस कर डाला। वहीं रशिया यूक्रेन पर तो आक्रामक है ही, वहीं कल स्वीडन और फिनलैंड को भी रशिया ने धमकी दी है कि वो गलती से भी नाटो ज्वाइन न कर लेना, वरना उनका भी यही हश्र होगा जो यूक्रेन के साथ उन्होंने किया है और सैन्य और कूटनीतिक दोनों तरह से जवाब दिया जाएगा। और ये सब देखकर भारत की वोट की काफी ज्यादा महत्व थी और ऐसा हुआ भी। यूएनएससी में इस रेजोल्यूशन की चर्चा में काफी तीखी बहस देखी गई, लेकिन वोटिंग से ये क्लियर हो गया कि कौन सा देश किसकी तरफ है। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर ये निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता तो रूस की सारी कार्रवाई धरी की धरी रह जाती। इस UN सिक्योरिटी काउंसिल के कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। इस 15 वोट में से रशिया की तरफ से केवल एक ही वोट पड़ा था और वो भी रशिया का खुद का। फ्रांस, UK, US समेत 11 देशों ने इस रेजोल्यूशन के समर्थन में वोटिंग की, जबकि 3 देश चाइना, UAE और इंडिया इसमें शामिल नहीं हुए और 11 के 11 देशों पर रूस का एक वोट भारी पड़ गया, क्योंकि रशिया ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया और इस रेजोल्यूशन को गिरा दिया। हालांकि अमेरिका का कहना है कि इसमें वोटिंग न करना भी रशिया का सपोर्ट करना ही माना जाएगा। भारत ने UN में कहा है कि जो स्थिति यूक्रेन में बनी हुई है उससे हम चिंतित है और हम आग्रह करते हैं कि दोनों पक्षों से बातचीत के जरिए मसले को सुलझाना चाहिए। भारत ने इनडायरेक्टली ही सही लेकिन रशिया का सपोर्ट किया, जिसके लिए रूस ने भारत को थैंक यू भी कहा। अब दोस्तों ये समझना होगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और भारत ने क्यों रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं की। तो इसका कारण ये था कि 1971 में भी इसी तरह की सिचुएशन बनी हुई थी जब पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले थे। उस समय भी एक रेजोल्यूशन पास हुआ था और अमेरिका सहित काफी देशों ने भारत के खिलाफ वोटिंग की थी। ऐसे में अगर वो रेजोल्यूशन पास हो जाता तो बांग्लादेश एक अलग देश न बनता और हमें वापस पाकिस्तान को देना पड़ता। लेकिन ऐसे में रूस ने हमारे लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। यही कारण है कि भारत यहाँ भी रूस के अगेंस्ट नहीं जा सकता था, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि यूनाइटेड स्टेट्स की नाराजगी हमें झेलनी पड़ेगी। साथ ही भारत को काटसा वगैरह की जो रियायतें अमेरिका ने दी थी वो भी ना देकर हमारे ऊपर सैंक्शन इम्पोज कर सकता है। हालांकि इससे जितना नुकसान भारत का है उतना ही अमेरिका का भी है। वहीं जापान में होने वाली क्वाड मीटिंग में जब हमारे PM जाएंगे तो उन्हें वहां भी जवाब देना होगा, क्योंकि क्वाड से तीखी प्रतिक्रिया दी जाएगी रूस को। पिछली बार तो यूक्रेन का मुद्दा भारत नहीं लाया था क्वाड में, लेकिन इस बार भारत इससे बच नहीं सकता। बहरहाल गलत होने के बावजूद भारत ने रूस का ही साथ दिया, जिसका कारण सिर्फ इतना ही था कि हमारे लिए हमेशा उसने UN में वोट किया है। बहरहाल दोस्तों एक छोटी सी अपडेट DRDO की तरफ से भी आई है, जिसमें एक बार फिर से एरिया वार्निंग इशू की गई है और आने वाले एक हफ्ते के अंदर ये तीसरा नोटाम है, यानी कि 3 परीक्षण DRDO करने वाला है। ये नोटाम 6 से 7 मार्च का है, जिसे बे ऑफ बंगाल में इशू किया गया है। वहीं 390 किलोमीटर की एरिया वार्निंग इशू की गई है। DRDO के टेस्ट को लेकर यह हफ्ता बेहद अहम होने वाला है। साथ ही यूक्रेन और रशिया पर भी हमारी नजर रहेगी। आने वाले
वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।